कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और वही जीत से बस चंद कदम की दूरी पर इस वक्त राहत और बचाव की एजेंसी मौजूद हैं उत्तराखंड में, जहां रेस्क्यू होने जा रहा है उन तमाम श्रमिकों का जिनको इंतजार था 17 दिन से कि आखिर कब तक उनका रेस्क्यू हो पाएगा। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट क्या है वो आपको बता दें। अब से थोड़ी देर में मजदूरों को निकालने का काम शुरू होगा। टनल में डाला गया जो पाइप है उसकी सफाई की जा रही है, सफाई का काम जारी है। पाइप की सफाई के बाद टनल में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल के बाद एक एक मजदूर को निकाला जाएगा। स्ट्रेचर के जरिए मजदूरों को खींचा जाएगा। एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, यानी थोड़ी लंबी प्रक्रिया होगी, लेकिन अब से थोड़ी देर में मजदूरों के निकलने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। ये 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी कवरेज न्यूज नेशन की लगातार जारी है और 17 दिन के बाद जिंदगी जिंदाबाद ये मैसेज राहत और बचाव एजेंसियों ने किस तरीके से दिया है पूरी दुनिया में, उसी तस्वीर की झलक यहां पर देखने को मिल रही है। ये उत्तराखंड की 10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। रेस्क्यू टीम टनल में पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो 12 नवंबर की तारीख 41 मजदूरों के लिए मनहूस साबित हुई। वो एक ऐसी मुसीबत में फंस चुके थे जिन पर पार पाना आसान नहीं था। 17 दिन गुजर गए लेकिन मजदूरों ने हौसला नहीं हारा। हर दिन नई उम्मीद। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम हर दिन चुनौतियों से जूझती रही। आपको दिखाते हैं कि 12 नवंबर से लेकर आज तक क्या क्या हुआ। सत्रह दिन जिंदगी से जंग। 41 मजदूर हॉस्टलों से आबाद। 60 मीटर बना सुरंग का युद्ध क्षेत्र। दिवाली की सुबह सिलक्यारा सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूरों के लिए आफत लेकर आई। सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। सुरंग में 30 मीटर के हिस्से में मलबा भर गया और 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए प्रशासन एक्शन में आया। सरकार की कई एजेंसियां एक्टिव हो गईं और मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। एयर कंप्रेस्ड पाइप के जरिए मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। बिजली और खाने पीने का इंतजाम किया गया। 13 नवंबर को मजदूरों के सुरक्षित होने की खबर मिली। पाइप के जरिए उनसे संपर्क किया गया। इस बीच सुरंग में मलबा गिरता रहा और 30 मीटर में जमा मलबा 60 मीटर में फैल गया। चौदह नवंबर को 800 और 900 mm के स्टील पाइपों को लाया गया। ड्रिलिंग मशीन की मदद से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी और बिजली की सप्लाई होती है। कुछ मजदूरों ने सिरदर्द की शिकायत की। मजदूरों तक दवाएं पहुंचाई गई। पंद्रह नवंबर को पहली ड्रिलिंग मशीन से कामयाबी नहीं मिली। NHIDSL ने फिर अमेरिकी ऑगर मशीनों की मांग की। इसे दिल्ली से एयरलिफ्ट कर सुरंग तक ले जाया गया। बचाव टीम बेबस थी। मलबा इतना ज्यादा था कि मैन्युअली कोई काम शुरू नहीं हो सकता था। लेकिन राहत की बात यह थी कि ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी थी। फिर उसे असेंबल किया गया और प्लेटफॉर्म पर लगाया गया। कुछ घंटों में मशीन असेंबल हो गई और आधी रात के बाद से ही वॉगर मशीनों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया। अमेरिकी ऑगर मशीन लगातार काम करती रही। अगली सुबह तक मशीनों ने 60 मीटर मलबे की खुदाई कर
24 मीटर तक पहुंच गई। फिर 4 mm के पाइप डाले गए। इस बीच इंदौर से एक और ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट कर सिलक्यारा लाया गया। हालांकि सुरंग में दरार होने की वजह से पहली मशीन ने काम रोक दिया था। 18 नवंबर को ड्रिलिंग का काम रुका रहा। इसी बीच केंद्रीय टीम और विशेषज्ञों ने मिलकर 6 प्लान तैयार किए। इसी प्लान के तहत आगे का काम होना था, जिससे मजदूरों की जिंदगी बच सकती थी। 19 नवंबर को भी ड्रिलिंग नहीं हो पाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी बचाव अभियान की समीक्षा के लिए पहुंचे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए तैयारी की गई। मलबे के बीच 6 इंच की चौड़ी पाइपलाइन डाली गई, जिसकी वजह से मजदूरों को पहली बार दाल चावल जैसे भोजन पहुंचाए गए। इस बीच ऑगर मशीन का एक चट्टान से सामना हुआ, जिसके बाद काम रोक दिया गया। विदेशी विशेषज्ञों की टीम भी पहुंची और उधर वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू हुई। 21 नवंबर को पहली बार मजदूरों का वीडियो दिखा। ये मजदूर पीले और सफेद हेलमेट में थे। वो एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए। इधर सुरंग के पालकोट छोर पर 2 विस्फोट किए गए और साइड से सुरंग खोदने का काम शुरू हुआ। हालांकि वो प्लान लंबा खिंच सकता था। 22 नवंबर की सुबह 200 मिलीमीटर व्यास वाले स्टील पाइपों को 45 मीटर तक पहुंचाया गया। अब मजदूर सिर्फ 15 मीटर दूर थे, लेकिन देर शाम तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुक गया, क्योंकि लोहे का सरिया ड्रिलिंग मशीन के बीच में आ गया। उधर वर्टिकल ड्रिलिंग लगातार होती रही। सरिया की वजह से काम लटका रहा, लेकिन सुबह तक सरिया को निकाल लिया गया। इसके बाद फिर से ड्रिलिंग मशीन ने खुदाई शुरू की और फिर पूरी खुदाई 48 मीटर तक पहुंच गई, लेकिन प्लेटफॉर्म पर दरारें दिखने की वजह से ड्रिलिंग का काम फिर से रोक दिया गया। ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो अगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले मशीन की ब्लेड्स टूट गईं। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। मलबे में ड्रिलिंग मशीन का 13.9 मीटर लंबा ब्लेड फंसा था। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। ड्रिलिंग का काम रुका रहा। सुरंग के मलबे में फंसी ऑगर मशीन को काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई। लेजर कटर और प्लाज्मा कटर से काटकर इसे बाहर निकाला गया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम जारी रहा। सिर्फ 14 मीटर की दूरी बाकी रह गई थी। मशीन ने कटाई शुरू की और कुछ ही घंटों में इसे पूरा कर लिया। मजदूरों तक मोबाइल फोन भी पहुंचाए गए ताकि वो गेम खेल सकें और तनाव से बचे रहें। ऑगर मशीनों ने 48 मीटर तक ड्रिलिंग की थी। इसके बाद फंस गई थी। इसे काटकर बाहर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन को मैन्युअली शुरू किया गया। अमेरिकी ऑगर मशीन फंसी तो हेड होल माइनिंग का सहारा लिया गया। जहां ऑगर मशीनों ने काम छोड़ा था, वहां से ही रेट माइनर टीमों ने मैन्युअल ड्रिलिंग शुरू की। दूसरी तरफ सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग भी जारी है। 42 मीटर तक खुदाई पहुंची। इसमें 1 मीटर चौड़ा पाइप डालने का काम शुरू हुआ। सुबह तक मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद जागने लगी। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों की 2 टीमें लगी। सुरंग स्थल पर गतिविधियां भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंच गए, इस उम्मीद के साथ कि सुरंगों में जल्द सवेरा होगा और 41 जिंदगियां फिर से रोशन होंगी। टीम न्यूज नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टनल के भीतर इमरजेंसी हॉस्पिटल बना दिया गया है। डॉक्टर्स की स्पेशल टीम टनल के भीतर तैनात कर दी गई है। पाइप से बाहर आने पर मजदूरों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद मजदूरों को अस्पताल भेजा जाएगा। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर हैं, आप रिटायर्ड एनडीआरएफ ऑफिसर हैं, और हमारे सहयोगी सैयद आमिर जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सैयद आमिर, आप लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट इस वक्त का? 4 बजे का वक्त बताया जा रहा था, तब कहा जा रहा था कि मजदूर बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। 5 बज चुके हैं।
देखिए वक्त थोड़ा बहुत लगना है क्योंकि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, इवैक्यूएशन प्रोसेस है और इस इवैक्यूएशन प्रोसेस में जो कुछ होना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अभी एनडीआरएफ की टीम अंदर ऑलरेडी जा चुकी है, उनको जाए हुए करीब 1 घंटा बीत चुका है। अंदर पूरा जो पाइप है उसकी सफाई का काम चल रहा है, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। जो हमारे सोर्स अंदर मौजूद है, जो रिलायबल सोर्स है, वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। पाइप जो करीब 60 मीटर लंबा पाइप है उसकी सफाई का काम चल रहा है क्योंकि उसमें कंकड़, तमाम तरह के जो मलबे से निकले हुए कण हैं वो उसके अंदर हो सकते हैं और इसमें पूरा क्लीन पाइप चाहिए होगा। इस ऑपरेशन में कोई भी किसी भी तरह का हर्डल बीच में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जो एक स्ट्रेचर बनाया गया है, वो स्ट्रेचर में पहिए लगे हुए हैं, तो वो कहीं कंकड़ से फंसे ना, किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए पूरे पाइप को साफ किया जा रहा है। दूसरा ये किया जा रहा है कि जो एनडीआरएफ के जवान अंदर मौजूद हैं वो मॉक ड्रिल कर रहे हैं, खुद वो उस पाइप के अंदर आएंगे, खुद उनको बाहर निकाला जाएगा, फिर वो अंदर जाएंगे। ऐसे दो मॉक ड्रिल अंदर किए जाएंगे ताकि जो फाइनल ऑपरेशन किया जाएगा उनको निकालने का वो सही तरीके से और स्मूथली हो सके। तीसरा ये कि इसके अंदर ही यानी टनल के अंदर ही एक बाकायदा हॉस्पिटल तैयार किया गया है जिसमें 8 बेड है और 2 जो है एम्बुलेंसेस है जिसमें उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद उनको अस्पताल भेजा जाएगा जहां पर उनका 24 घंटे निगरानी की जाएगी। आप नजर बनाए रखिए, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, 17 दिन तक ये जो श्रमिक हैं 41 जो सुरंग में बंद रहे हैं, किस तरीके की मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, किन चीजों पर जो मेडिकल टीम है उनका सबसे ज्यादा फोकस रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है अनुराग जी, और ऐसी स्थिति में जब आप इतनी जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में होते हैं तो पहली बात तो जो आपका मानसिक स्तर होता है वो कई चरणों से गुजरता है। कभी आपको उत्साह हो रहा है, कभी निराशा है, कभी हताशा है, कभी आपको लग रहा है कि पता नहीं हम जीवित बाहर निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति में एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है जिसके चपेट में लोग आ जाते हैं और खास तौर से उसकी वजह से तरह तरह का मानसिक तनाव महसूस होता है, अवसाद महसूस होता है, यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि हमें अपनी खुदकुशी कर लेनी चाहिए, यहाँ तक कि ये आपको लेकर के चला जाता है। इसकी वजह से अंदरूनी जो अंग होते हैं उन पर भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की मात्रा उतनी अच्छी शायद नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान देने लगती है उसकी मात्रा बढ़ गई होगी और तापमान शरीर का भी जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा होगा इन लोगों का। तो इसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि लोगों में जो है हृदय की गति पे प्रभाव पड़ता है, उनके जो फेफड़े हैं वो उतने बेहतर काम नहीं कर पाते हैं जैसे कि करने चाहिए, साथ ही उनको गैस्ट्रिक इश्यूज भी होने की संभावना है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन पर फोकस मेडिकल टीम को करना होगा। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, इमरजेंसी के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। 44 हवाई पट्टी पर चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन जिंदगी से जुड़ी हर एक खबर, हर एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन भटनागर हैं। और अब आखिरी काम जो है, अगर हमें ये 2 मीटर का जो रह गया है ब्रेक थ्रू होना, अगर ये सक्सेसफुल हो गया जो उम्मीद करते हैं, तो उसके बाद बहुत सी एजेंसीज अब पोस्ट ऑपरेशन के अंदर मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगी। ख़ास तौर पे उसमें मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एयरफोर्स भी तैयार है उनको इवैक्यूएट करने के लिए। ये 41 वर्कर्स को ऋषिकेश, अल्टीमेटली ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा, जहां पर तकरीबन 48 से 72 घंटे ये रहें। डॉक्टर नवीन भटनागर, जिस तरीके से हर एक राहत बचाव एजेंसी डटी रही, लगी रही, आर्मी की इंजीनियरिंग कोर से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और लिस्ट बहुत लंबी है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, एक मैसेज ये दिया गया कि 41 जिंदगियां बहुत मायने रखती हैं पूरे देश के लिए। जी बिल्कुल, और इसीलिए सभी लोग अपने अपने जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ है उसका उपयोग कर रहे हैं और मेन उद्देश्य यही है कि कैसे भी इन लोगों को ज़िंदा बाहर निकाल के लाना है। तो अभी तक तो जैसी सिचुएशन है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक सभी स्वस्थ हैं और हमारी पूरी तैयारी कर ली गई है और बिल्कुल स्वस्थ। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ जिम्मेदारी से कि बड़े सफलतापूर्वक इनको हम लेकर आएंगे और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपना पेशेंस बना के रखें और भगवान पे विश्वास रखें। एनडीआरएफ वाले, अभी हमारा रोल होता है एनडीआरएफ का, और एनडीआरएफ वाले बहुत एक्सपर्ट है रेस्क्यू ऑपरेशन में और इसको सेफली लेके आएंगे
और हमारे पास स्ट्रेचर है और हर आदमी को निकालने में लगभग 2.5 मिनट का टाइम लगेगा, जैसा कि हमारी ड्रेस रिहर्सल हुई है और करके देखा है। तो इसलिए मान के चलिए हमारे 14 आदमी अंदर भी हैं, इनके साथ जाएंगे और जो कमज़ोर नहीं होंगे उनको ड्रैग मेथड से निकाल के लाया जाएगा। बाकी जो रिवॉल्विंग जो पहिए वाली स्ट्रेचर है उस पर लिटा के इनको लाया जाएगा, साथ ही ऑक्सीजन की पर्याप्त। जी डॉक्टर भटनागर, हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर इन श्रमिकों को निकाला कैसे जाएगा, वो जो पूरी प्रक्रिया है वो भी जरा हम बता दें अपने दर्शकों को कि किस तरीके से इन श्रमिकों को 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा। तो देखिए ये एनिमेशन के जरिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो सुरंग जहां से इन श्रमिकों को इस पाइप के रास्ते निकाला जाएगा। 17 दिन तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहा है और 17 दिन के बाद अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब ये सफलता मिलने जा रही है। ये मैसेज, ये तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी कि भारत ने इतने बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 दिन में कैसे अंजाम दिया है। हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आमिर, 2010 में चिली में एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था जो 69 दिन तक चला था और थाईलैंड में हमने देखा था किस तरीके से सुरंग के अंदर जो फुटबॉल टीम के बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं और जो कोच हैं वो वहां पर फंस गए थे। वो 18 दिन तक रेस्क्यू चला था। 10,000 लोग उस रेस्क्यू ऑपरेशन में शिरकत कर रहे थे पूरी दुनिया के, और आज 17 दिन के अंदर अंदर ये अच्छी खबर पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है। और बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से भारत ने ये बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, खासतौर पे ऐसे समय में जब जिसे कहा जाता है हिमालयन माउंटेन का एरिया जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है ये, और यहाँ पर एक इंजीनियरिंग का बड़ा कमाल ये टनल जो है बनाई जा रही थी। ये हादसा हुआ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए उसके बाद किसी ने भी इस बात को लेकर के फोकस नहीं किया कि टनल का भविष्य क्या होगा, टनल कैसे काम करेगी आगे। बिल्कुल नहीं, सिर्फ हमारा फोकस था जो हमने पिछले 17 दिनों से लगातार यहाँ पर रिपोर्टिंग किया, 16 दिनों से लगातार हम रिपोर्टिंग करके बताते रहे। सिर्फ और सिर्फ हमको ऑफिसर्स और तमाम नेताओं की तरफ से यहाँ पे जो लीडर्स आते थे, यहाँ पर जो ऑफिसर्स आते थे, वो यही कहते थे हमारी प्राथमिकता 41 लोगों को बाहर निकालने की है और हम 41 लोगों को, 41 मजदूरों भाइयों को बाहर निकाल के रहेंगे। तो दुनिया भर के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं उसमें बहुत सी चीजें आई, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फोकस था सिर्फ उन मजदूरों पर था, उस मजदूरों भाइयों पर था जिनके परिवार आकर के यहाँ पर बात करते थे तो मायूस हो जाते थे, लेकिन उनको दिलासा दी जाती थी कि हम किसी भी तरीके से निकालेंगे आपके भाइयों को, आपके पति को, आपके भाई को पूरी तरीके से सेव करके निकालेंगे, और वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अचीवमेंट भी है और एक सीख भी है आगे के लिए कि जब हम इस तरह की टनल बनाएं तो आगे हमारे लिए क्या क्या चुनौती हो सकती है। बिल्कुल आमिर, बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, लेकिन अभी इंतजार 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर निकलने का है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, ऋषिकेश एम्स को अलर्ट पर रखा गया। जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को ऋषिकेश भेजा जाएगा, जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट किया जाएगा। 41 श्रमिकों को ऋषिकेश के एम्स में भी तैयारियां की गई हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये ऋषिकेश एम्स की तस्वीर है, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं ग्राउंड जीरो की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में एक के बाद एक 41 श्रमिकों को निकाला जाएगा बाहर। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सैयद आमिर, एम्स ऋषिकेश तक में तैयारियां की गई हैं, टीम लगातार अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और इंतजार सिर्फ इसी बात का कि श्रमिकों का निकलना कब शुरू होगा। कोई टेंटेटिव टाइम क्या अभी तक निकल कर आ पा रहा है कि कितनी देर में मजदूर बाहर निकलना शुरू हो पाएंगे इस टनल से? देखिए, टेंटेटिव टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी जिस तरह से पाइप की सफाई हो रही है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाने की खबर अभी तक हमारे पास नहीं आई है, क्योंकि लगातार जब क्लीन किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। पहला ये, दूसरा ये कि उसके बाद एक डेमो होगा, एक ड्रिल किया जाएगा, मॉक ड्रिल किया जाएगा और मॉक ड्रिल में बाकायदा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हो सकते हैं। तीसरा ये कि उसके बाद इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। अब आपको कैलकुलेट करके हम बताते हैं
कि एक इवैक्यूएशन प्रोसेस में जिसमें 41 मजदूर को निकाला जाना है, समय कितना लगेगा। दरअसल अगर एक मजदूर को निकालने में 4 मिनट का समय लगता है तो आपको करीब 164 मिनट लगेंगे। एक मजदूर को 4 मिनट लगते हैं, अगर 5 मिनट लगते हैं तो 205 मिनट का समय लगेगा पूरे मजदूरों को बाहर निकालने में। उसके अलावा जो समय लगेगा उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान अंदर गए हैं उनको वो भी बाहर निकलेंगे धीरे धीरे लास्ट में। तो कुल मिलाकर के ये समय लगेगा। स्ट्रेचर बिल्कुल तैयार है, 3 स्ट्रेचर्स अंदर गई हैं जिसमें व्हील्स हैं, जिसमें पहिए हैं और ठीक है, लेकिन 17 दिनों के इंतजार के बाद ये जो महज कुछ घंटे हैं या मिनट हैं बहुत ज्यादा मायने अब नहीं रखती आमिर। यही वजह है कि रांची में मजदूर के घर पर मिठाई बंटनी शुरू हो चुकी है। मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद पर खुशी की लहर यहां पर देखी जा रही है। 17 दिन से इन श्रमिकों का परिवार इंतजार कर रहा था किसी अच्छी खबर का, और आज अब से थोड़ी देर पहले जब अच्छी खबर आई तो उसके बाद किस तरीके से खुशी की लहर देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो एक तरफ ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सैयद आमिर मौजूद हैं जहां से श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ उन श्रमिकों के परिवार में खुशी की लहर।